यो एनिल एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको देखकर हमें पहली बार एक ट्रूली अनबीटेबल एंटागनिस्ट वाली फील आई थी, एंड वही पहला ऐसा कैरेक्टर भी था जिसने हमें ओपनली हाकी को यूज करते हुए दिखाया था। कोई कोइंसिडेंस दिखाने की कोशिश नहीं, कोई डेविल फ्रूट पावर दिखाने की कोशिश नहीं, कुछ नहीं, बस प्योर हाकी। एंड आर्ग्यूएबली एनिल की ऑब्जर्वेशन हाकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जर्वेशन हाकी भी थी, जो कि इतने बड़े आइलैंड पर सभी चीजों पर ऑल एट वंस पूरी तरीके से देख सकती थी। पर इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी क्या एनिल एडमिरल लेवल था? क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि हम उसे एक एडमिरल बना सके? वेल, इसको हम डिस्कस करेंगे 5 क्राइटेरियाज में। फर्स्ट, पावर लेवल। सेकंड, इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। थर्ड, डेविल फ्रूट मास्टरी। फोर्थ, यूज ऑफ पोटेंशियल। एंड फिफ्थ, वर्स्ट सिनेरियो प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट क्राइटेरिया पर, जो कि है पावर लेवल। एनएल का पावर लेवल फॉर श्योर बहुत ज्यादा था, वी वुड एग्री। एनएल ने अपने एक सिंगल अटैक से एक पूरे आइलैंड का ये हाल कर दिया था, एंड स्ट्रॉ हैट्स के आने से पहले तक तो नो वन वाज अ मैच फॉर हिम। पर एनएल उतनी भी ज्यादा पावर होल्ड नहीं करता जितनी हम सोचते हैं। एनएल उस टाइम पर इतना ज्यादा पावरफुल हमें सिर्फ इसलिए लगा था क्योंकि उस टाइम तक हमने कुछ ऐसा विटनेस नहीं किया था। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास थंडर की पावर है, एंड वो समहाउ पूरे आइलैंड पर होने वाली छोटी सी छोटी चीज को देख सकता है। प्लस ओडा ने जानबूझकर एनिल की इमेज हमारे दिमाग में एक गॉड वाली बनाई थी। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जहां पर अगर तुम किसी के दिमाग में किसी को पहले से ही वीक डाल दो, तो वो इंसान उस सामने वाले आदमी के हर एक एक्शन को इस तरह से देखेगा कि फिर चाहे वो कुछ भी करे वो तुम्हें वीक ही लगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो वन पीस में एक कैरेक्टर है जिसको इंट्रोड्यूस इस तरह कराया गया था कि वो हद से ज्यादा वीक है। अब मान लो कि कोई हैवी चीज उसके ऊपर कहीं से गिर रही है और वो बंदा एकदम प्रिसाइज टाइम पर उसको ब्लॉक कर दे एंड उसके हाथ पर लगकर वो चीज टूट जाए, तो तुम उसको ऐसे देखोगे जैसे कि वो कोई फ्लूक है, जैसे कि भाई तूने एंड मूवमेंट पर वहां पर हाथ रख लिया वरना तू मरता, एंड यू विल प्रोबेबली लाफ अबाउट इट। लेकिन वही मान लो कि कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिसको ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया हो कि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो कोई है ही नहीं। अगर उसे कोई पीट कर भी चला जाए तो तुम ये नहीं बोलोगे कि हट क्या वीक बंदा है, तुम बोलोगे कि भाई सामने वाले की किस्मत अच्छी है कि इस बंदे ने उसे छोड़ दिया। अब भले ही फ्यूचर में कंफर्म हो जाए कि वो असल में वीक है, पर जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता तुम्हें तो यही लगेगा ना कि वो लोगों को बस बख्श रहा था। ये एग्जैक्टली सेम है बिल्कुल किंग और साइतामा वाले सीन से। भले ही साइतामा कुछ भी क्यों ना कर ले, किसी को भी क्यों ना हरा दे, उसको सबकी नजरों में इतनी कम रैंकिंग मिली है तो वो सबको फ्लूक लगता है। वहीं अगर किंग कुछ ना भी करे तो भी उसकी स्ट्रेंथ की वाहवाही होती है। अब ओडा सेंसे ने बिल्कुल यही किया। सबसे पहले तो एनिल को इंट्रोड्यूस भी यही बोलकर किया कि वो एक गॉड है, जिसके बाद हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि भाई अब वन पीस में फाइट सीधा एक गॉड से है। अब हमारे दिमाग में गॉड कौन है? ऑलमाइटी, जिसको कोई कभी हरा ही ना सके। अब ऊपर से उसको कुछ ऐसी पावर दे दी जिसके बाद स्ट्रॉ हैट्स उसको छू ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो गॉड वाली उसकी इमेज हमारे दिमाग में और भी ज्यादा पक्की हो गई, और वो जितना स्ट्रॉन्ग था हमें उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लगा। एनिल वाज नॉट समथिंग स्पेशल, वो बिल्कुल मेगलिन की तरह था जहां पर उन दोनों के पास ही कुछ ऐसे डेविल फ्रूट्स है जिसकी वजह से कोई उनको छू ही नहीं पाता, एंड दैट्स इट। तो उसका पावर लेवल तुम क्रोकोडाइल जैसे किसी वॉल लॉर्ड के साथ रख सकते हो। एंड डोंट वरी, जैसे जैसे अब आगे के पॉइंट्स आएंगे तो अगर तुम्हें ये सब कुछ अब्सर्ड भी लग रहा है तो भी तुम्हें हमारी बात पर बिलीव हो जाएगा। अब हमारा सेकंड पॉइंट है इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड। एनएल का अनडाउटेडली स्काईपिया पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट था, जहां पर कि कोई सोच भी नहीं सकता था एनएल के अगेंस्ट जाने के लिए। लेकिन स्काईपिया में आखिर था कौन? तुम एनएल और उसके जनरल्स के अलावा कोई कैरेक्टर जिसे स्ट्रॉन्ग बोल सको, जिसके लिए ये बोल सको कि हाँ ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग था, पर एनएल ने इसे भी हरा दिया। इट वाज लाइक 10 साल के बच्चों का एक ग्रुप था जिसके बीच में एक 20 साल का बंदा चला गया। अब ऑब्वियसली वो 10 साल के बच्चे उस 20 साल वाले का कुछ कर थोड़ी ना सकते हैं। हम तुम्हें टाइम भी देते हैं, वीडियो को पॉज करो और सोचो कि स्काईपिया में आखिर कौन स्ट्रॉन्ग था। एनिल के सामने ऐसे कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं थे जो कि उसको रोक सके, जैसे कि इवन काइडो के सामने भी ओडेन था जिसने उसको ऑलमोस्ट मार ही दिया था, पर एनिल तो लिटरली एक क्लोज टू एम्प्टी थ्रोन को लेकर उस पर बैठ गया। तो स्काईपिया पर ऑलमोस्ट कोई भी अपना इंपैक्ट बना सकता है, लेकिन वहीं पर अगर एनिल नीचे अर्थ पर होता तो फिर वो किसी भी दूसरे लोगिया टाइप डेविल फ्रूट यूजर की तरह होता, जहां पर वो अर्थ पर ऐसा कोई खास इंपैक्ट भी नहीं डाल पाता। सो वी कैन से कि एनिल का इंपैक्ट अर्थ पर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। अब हमारा थर्ड पॉइंट है डेविल फ्रूट मास्टरी। यहाँ पर तो मे भी तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ एनिल ने यहाँ पर तो बहुत अच्छा किया था, बट टू योर डिसअपॉइंटमेंट नहीं। एनएल का डेविल फ्रूट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अगर वो उसे नॉर्मली भी यूज कर रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो ही हैज मास्टर्ड इट, जबकि सच्चाई बहुत अलग है। अगर तुम सही मायने में जानना चाहते हो कि डेविल फ्रूट मास्टरी किसे कहते हैं तो डोफ्लेमिंगो को देखो। उसका डेविल फ्रूट लिटरली स्ट्रिंग्स था, जो कि अगर किसी और इंसान के पास होता तो वो कुछ खास नहीं कर पाता सिवाय सबको बांधने के। लेकिन डोफ्लेमिंगो ने लिटरली अपने फ्रूट को इतना ज्यादा अच्छे से मास्टर कर लिया कि एक स्ट्रिंग जैसा यूजलेस फ्रूट भी इतना ज्यादा डेडली बन गया। डोफ्लेमिंगो ने उसको यूज करने के ऐसे ऐसे तरीके सोचे जो कि शायद से और कोई सोच भी नहीं पाता। स्ट्रिंग से क्लाउड को पकड़कर उड़ना, उससे अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना, और उससे इवन एक ऐसा केज बनाना जो इतने सारे लोग साथ मिलकर भी नहीं रोक पाए, जिनमें से एक एडमिरल भी था। वहीं एनिल के पास एक ऐसा फ्रूट था जो कि लिटरली थंडर जैसे एक इतने पावरफुल नेचुरल एलिमेंट को यूज कर सकता था, फिर भी वो उसके ट्रू पोटेंशियल को मास्टर नहीं कर पाया। कसम से एनिल ने पूरे टाइम आखिर क्या किया? सबके
अटैक्स को अवॉइड किया क्योंकि वो उसके आर पार चले गए और सबके ऊपर थंडर मार दी जिसको दे कुड नॉट अवॉइड। उसके अलावा क्या, उससे एनएल बहुत कुछ कर सकता था। इवन वो टेम्परेचर को भी इतना ज्यादा गर्म कर सकता था कि लूफी की बॉडी मेल्ट होने लग जाए, लेकिन उस फ्रूट का पोटेंशियल एनएल पर वेस्ट हो गया। अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पर, यूज ऑफ पोटेंशियल। अब हम यहाँ पर डेविल फ्रूट के पोटेंशियल की नहीं बल्कि एनएल के खुद के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। वो नेचुरली इतना ज्यादा ब्लेस्ड था जहाँ पर वो बिरकन जैसी इतनी पावरफुल ट्राइब से था, एंड हम उसे देखने से ये समझ सकते हैं कि उसकी फिजिक भी कितनी ज्यादा अच्छी है। एनएल के पास इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन हाकी थी, पर जो चीज उसने लैक की वो थी ट्रेनिंग। एक काफी फेमस कहावत है, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स। मतलब जब वक्त मुश्किल होता है तो फिर उस मुश्किल वक्त में से स्ट्रॉन्ग मैन निकलते हैं जो कि तब तक लड़ते हैं जब तक कि अच्छा समय ना आ जाए। जब समय आसान हो जाता है तो जो नेक्स्ट जनरेशन होती है दे गेट वीक, एंड उनकी वीकनेस की वजह से अच्छा समय फिर से मुश्किल होने लगता है। तो वही हुआ एनएल के साथ। उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल था अपनी ब्लड लाइन से लेकर अपने डेविल फ्रूट तक, लेकिन वो इतने ज्यादा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में था कि उसको कभी जरूरत ही फील नहीं हुई ट्रेन करने की। अगर वो भी जोरो जैसी ट्रेनिंग करता तो उसे अपने डेविल फ्रूट पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता कि अगर उसका फ्रूट किसी पर काम ना करे तो फिर वो हार ही जाए। अगर वो लूफी की तरह अपने डेविल फ्रूट के साथ ट्रेन करता तो फिर ही कुड हैव फाइंड बेटर वेज टू यूज इट। अगर एनएल अर्थ पर होता तो फिर यहाँ की कंपटीशन की वजह से वो अपना फुल पोटेंशियल यूज करता, लेकिन वहां पर ही कंप्लीटली वेस्टेड हिज पोटेंशियल। अब आते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट पर, वर्स्ट सिनेरियो प्लेसमेंट पर। अगर तुम अभी भी हमारी बात से कन्विंस्ड नहीं हो तो अब हो जाओगे। एनएल प्री टाइम स्किप स्ट्रॉ हैट्स से मिला था जिसकी वजह से उनका ये हाल कर पाया, लेकिन अब सिनेरियो ये रखते हैं कि वो पोस्ट टाइम स्किप स्ट्रॉ हैट्स से मिला है जहां पर कि अब उनके पास हाकी भी है। अब बताओ क्या कर सकता है एनएल? अब वो अपनी थंडर पावर से सांजी पर अटैक करेगा? कोई बात नहीं, आर्मामेंट हाकी से वो उसको डिफ्लेक्ट कर देगा। पहले तो ये इशू था ना कि स्ट्रॉ हैट्स उसको छू नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आर्मामेंट हाकी की वजह से ना ही वो उसको सिर्फ छू सकते हैं बल्कि उसको बुरी तरह से मार भी सकते हैं। अब बताओ क्या तुम एनएल को इमेजिन भी कर सकते हो फिस्ट से लड़ते हुए? खैर उसको भी हटाओ और एक और नया सिनेरियो लो। मान लो कि पूरे क्रू में से सिर्फ सांजी या फिर जोरो के पास ही आर्मामेंट हाकी है, तो अब बताओ क्या एनएल अब भी उनसे जीत सकता है? और इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। उसके पास ब्लैकबीयर्ड जैसा दिमाग या फिर डोफ्लेमिंगो जैसा हैंड टू हैंड कॉम्बैट और डेविल फ्रूट मास्टरी कुछ भी नहीं है। वो लिटरली अपने डेविल फ्रूट की बेस फॉर्म पर ही पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, वो भी इस हद तक कि एक बच्चे पर जिस पर कि उसकी बिजली काम नहीं की वो उससे पिट गया। कसम से अगर स्ट्रॉ हैट्स के पास स्काइपिया में आर्मामेंट हाकी होती तो एनएल उनके लिए बिल्कुल ऐसा होता जैसे कैरेबू है। तेरे पास लोकिया टाइप डेविल फ्रूट है, टू बैड, हमारे पास आर्मामेंट हाकी है, ले तू मुक्का खा। वहीं अगर हम सभी एडमिरल्स को देखें तो फिर वो सोलली अपने डेविल फ्रूट्स पर डिपेंडेंट नहीं है। आकाइनु हैंड टू हैंड फाइट दे सकता है, ओकीजी भी हैंड टू हैंड फाइट दे सकता है, एंड उनको भी हटाओ। इवन फुजितोरा जैसे एक ब्लाइंड एडमिरल के पास भी स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल्स हैं। उनसे अगर उनका डेविल फ्रूट ले भी लो तो भी वो अपनी पर्सनल स्किल्स और हाकी मास्टरी की वजह से एडमिरल बने रह सकते हैं। लेकिन एनएल से अगर उसका डेविल फ्रूट ले लो तो यानी उसे कि वो फिर भी अच्छी तो छोड़ो एक ठीक ठाक फाइट भी दे पाएगा। एनएल हमारे लिए सिर्फ इसलिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि हमने पहली बार इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हाकी देखी थी एंड कोई उसको छू भी नहीं पा रहा था। दैट्स इट। तुम्हें एक बार खुद बैठना और ये सोचना कि क्या वो अभी के टाइम के सांजी से भी लड़ सकता है ना, जब उसकी थंडर भी सांजी को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी और ना ही सांजी का अटैक्स उसके आर पार जाएंगे। ये सोचो और तुम्हें खुद ही आंसर मिल जाएगा कि क्या एनएल एडमिरल लेवल पर था। एंड हम तो इवन ये भी बोलेंगे कि डोफ्लेमिंगो मच मोर डिजर्विंग था एक एडमिरल लेवल कंसिडर होने के लिए। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड वी नो कि ये सब कुछ सुनने के बाद एज एन फैन तुम लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, बट ये सब कुछ जस्ट फैक्ट था, तो फिर टेक इट। बाकी वी होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हम लोग चलते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय गुड बाय, आई लव यू ऑल, बाय।